हेलो नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू माय एस्ट्रोलॉजी सीरीज टाइमिंग ऑफ मैरिज की मेरी एक जो भी कोर्सेज चल रहे हैं ऑनलाइन। अभी एक बैच चल रहा है, बैच नंबर 13। तो एक बैच नंबर 14 में शुरू करने वाला हूँ बिगनिंग ऑफ जून में। तो जो भी फ्रेंड्स उसमें रजिस्टर करना चाहें वो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9013798899 पर एसएमएस सेंड करें तो मैं उनको रजिस्टर कर लूँगा। और उसकी फ़ी के बारे में भी मैं बता दूंगा आपको वहीं पर। तो जो भी फ्रेंड्स यदि ज्वाइन करना चाहें, जिनका मिस हो गया है इस बार, वो ज्वाइन कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगा यहाँ पर टाइमिंग ऑफ मैरिज से रिलेटेड। मेरे जितनी भी टेक्निक्स हैं वो एक्सक्लूसिव हैं, उन्हें और कोई यूज़ नहीं करता और लोगों को वो पता भी नहीं है। तो मेरी अपनी काफ़ी रिसर्च के बाद डेवलप की हुई टेक्निक्स हैं। आप जनरली मेरे वीडियोस देखते होंगे जिसमें मैं कंपोजिट टेक्निक यूज़ करता हूँ सभी तरह की, और उसके बेसिस पर मैं प्रेडिक्शन देता हूँ कि एक पर्सन की मैरिज कब होगी। आज हम बात करेंगे ट्रेडिशनल वे, टाइमिंग ऑफ मैरिज इन ट्रेडिशनल वे, जो जनरली ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजर्स किस तरीके से टाइम करते हैं। हालांकि ये जो टेक्निक आज मैं बता रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा रिसर्च पर बेस्ड है और इसको 400 से 500 कुंडलियों के ऊपर लगाया गया है। एक पूरी रिसर्च टीम ने इस पर रिसर्च किया और उसके बेसिस पर ये फॉर्मूले बनाए गए। और इस टेक्निक को मैंने यहाँ पर नाम दिया है 7 फेरे 8 सूत्र। मैरिज में 7 फेरे होते हैं और उसको चेक करने के कि कब वो फेरे पड़ेंगे उसके लिए 8 सूत्र हैं। तो इसमें 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया हुआ है। ग्रुप ए के अंदर आता है दशा बेस्ड, और एक ग्रुप भी आएगा जिसमें हम ट्रांजिट को देखेंगे। तो ग्रुप ए दशा बेस के 2 पैरामीटर्स हैं। पैरामीटर नंबर 1, किस दशा में मैरिज होगी। 2 तरह की दशाओं को हम यूज करेंगे। पैरामीटर 1 में हम विंशोत्तरी दशा को यूज करेंगे और पैरामीटर 2 में हम चर या जैमिनी चर दशा को यूज करने वाले हैं। तो पैरामीटर 1 में मैरिज कब होती है, तो एमडी एंड एडी विंशोत्तरी दशा की बात कर रहा हूं, महादशा और अंतरदशा होनी चाहिए। किस किस की, लग्न, 7th हाउस, लग्न लॉर्ड और 7th लॉर्ड से रिलेटेड जो भी प्लेनेट है उनकी, इन D1 एंड D9 चार्ट। मतलब आपको बर्थ चार्ट का लग्न देखनी है, लग्न लॉर्ड देखना है, 7th हाउस देखना है, 7th लॉर्ड देखना है। साथ ही साथ आपको नवांश चार्ट जिसे हम D9 चार्ट बोलते हैं उसकी लग्न देखनी है, उसका 7th हाउस देखना है, उसका लग्न लॉर्ड देखना है, उसका 7th लॉर्ड देखना है। इन सभी प्लेनेट से रिलेटेड प्लेनेट की दशा और अंतरदशा में मैरिज हो सकती है। अकॉर्डिंग टू दिस MD एंड AD लॉर्ड्स आउट टू हैव PSC कनेक्शन विद लग्न लॉर्ड, 7th हाउस, 7th लॉर्ड और द प्लेनेट एसोसिएटेड विद दैम इन D1 एंड D9। मतलब यह है कि आपका जिसकी भी महादशा और अंतरदशा चल रही है उन ग्रहों को लग्न, लग्नेश, सप्तम हाउस या सप्तमेश से किसी भी तरीके का लिंक वो बनाए, या तो वो दृष्टि से लिंक बनाए या वो युति के साथ लिंक बनाए या उनके साथ प्लेस्ड हो जाएं, जिसे कंजंक्शन बोलते हैं। दृष्टि, युति या उस भाव के अंदर जो प्लेनेट जाकर बैठ जाएं लग्न और 7वें भाव में, उन सभी ग्रहों की दशा और अंतरदशाओं के अंदर मैरिज हो सकती है यदि उसकी कुंडली के अंदर प्रॉमिस अवेलेबल है। और हम गोचर भी लगाएंगे लेटर ऑन। तो फर्स्ट पैरामीटर को मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। आपको बर्थ चार्ट देखना है, नवांश चार्ट देखना है, दोनों कुंडलियां देखनी है। तो बर्थ चार्ट के अंदर आपको लग्न देखनी है, उसका स्वामी लग्नेश देखना है, 7वां भाव देखना है, उसका स्वामी सप्तमेश देखना है। उनकी दशा और अंतरदशा हो, या इन प्लैनेट्स, इन ग्रहों से रिलेटेड जो भी ग्रह हैं, मतलब इन्हें जो देख रहे हो, इनके साथ जो युति कर रहे हो, और इन हाउसेज में जो और कोई भी ग्रह आकर यदि बैठ गया हो। और आपको नवांश चार्ट में भी ये सब कुछ देखना है और बर्थ चार्ट में भी सब कुछ देखना है। इन सभी ग्रहों की दशाओं के अंदर, अंतरदशाओं के अंदर मैरिज पॉसिबल होती है। दूसरा पैरामीटर नंबर 2, चर अंतरदशा लेनी है। यहाँ पर ये जैमिनी चर दशा की मैं बात कर रहा हूँ। जिन लोगों को जैमिनी चर दशा के बारे में जानकारी नहीं है वो मेरी जैमिनी सीखो सीरीज जाएं, उसके अंदर 25 वीडियोस हैं, आप वहाँ पर पूरी जैमिनी सीख सकते हैं। तो प्लेलिस्ट में जाकर आप वहाँ पर देख लें, मैं अभी बताने की कोशिश भी यहाँ पर करूँगा। तो जैमिनी अंतरदशा आपको देखनी है, उसका कनेक्शन होना चाहिए दारा कारक से, दारा कारक नवांश से, दारा पद से, उपपद से,
लग्न और उससे 7th हाउस से। ये सारी चीजें कैसे निकालते हैं वो अभी मैं बताऊंगा। अंतरदशा जो राशि है आपकी, उसको कनेक्शन बनाना है 1-7 कनेक्शन विद दारा कारक नवांश, दारा पद, उपपद, 7th लॉर्ड। 1-7 कनेक्शन का मतलब है कि उस जिस राशि की दशा है उसमें दारा कारक बैठा हो या उससे 7वें भाव की दशा हो। जिस राशि की दशा हो वहां पर दारा कारक नवांश हो या उससे 7वें भाव की दशा हो। जहां पर दारा पद है उससे उस राशि की दशा हो या उससे 7वें भाव की दशा हो। जहां पे उपपद है उस राशि की दशा हो या उससे 7वें भाव की राशि की दशा हो। ऐसे ही 7th लॉर्ड जिसे सप्तमेश बोलते हैं, उस वो राशि जिसकी दशा है वहां बैठा हो या उससे 7वें भाव में बैठा हो, या वो उसको जेमिनी एस्पेक्ट से इन्फ्लुएंस कर रहे हो। जिस राशि की दशा है वो इनको दारा कारक नवांश को, दारा पद को, उपपद को, 7th लॉर्ड को यदि एस्पेक्ट या दृष्टि से भी प्रभावित कर रहा हो तभी भी उस राशि की दशा के अंदर, और ये अंतरदशा लेनी है आपको, महादशा नहीं लेनी है। इन दोनों कंसेप्ट को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। ये मैंने यहाँ पर एक बर्थ चार्ट या D1 कुंडली ली हुई है और बगल में नवांश कुंडली ली हुई है। तो इस D1 कुंडली के अंदर यदि आप देखना चाहते हो कि किस ग्रह की दशा या प्लेनेट की दशा के अंदर नेटिव की मैरिज हो सकती है, तो वो हम कैसे देखेंगे। देखिए, आप इसका लग्न देखिए। लग्न का में 11 साइन है तो उसका लग्न लॉर्ड सैटर्न हो गया, उसकी दशा में मैरिज हो सकती है। मरकरी लग्न में बैठा हुआ है, उसकी दशा में भी मैरिज हो सकती है। साथ में इसका 7वें भाव के अंदर 5 साइन है, तो 5 साइन का लॉर्ड सूर्य होता है, सन, तो सन की दशा में भी मैरिज हो सकती है। फर्दर यदि मैं और आगे बढ़ता हूं तो देखिए, चंद्रमा यहाँ पर मून इस सन को एस्पेक्ट कर रहा है, तो ये इसका लिंक हो गया आपका 7th लॉर्ड से, तो उसकी दशा के अंदर भी मैरिज हो सकती है। इस तरीके से हम कई इन सभी ग्रहों की, फर्दर यदि मैं जुपिटर को देखता हूँ, गुरु को, तो गुरु भी एक्चुअली सप्तमेश को एस्पेक्ट कर रहा है, तो गुरु की दशा में भी यहाँ पर मैरिज हो सकती है। तो D1 चार्ट से यदि मैं देखता हूँ तो सन, सैटर्न, मरकरी, मून और जुपिटर, इन सभी की दशाओं के अंदर मैरिज हो सकती है। अब मैं नवांश में आ जाता हूँ, तो नवांश में मैं सबसे पहले इसका लग्नेश देखता हूँ। लग्न में कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ है, इसमें 3 साइन है, उसका लग्नेश मरकरी हो गया, उसकी दशा में मैरिज हो सकती है। फिर 7वें भाव के अंदर मार्स और मरकरी बैठे हुए हैं, उनकी दशा में मैरिज हो सकती है। 7वें भाव का स्वामी जुपिटर गुरु है, उसकी दशा में मैरिज हो सकती है। गुरु के साथ चंद्रमा आकर बैठा हुआ है, उसकी दशा में मैरिज हो सकती है। इसी तरीके से हम यदि देखते हैं तो जो सप्तमेश है गुरु, उसको शनि एस्पेक्ट कर रहा है 10वीं दृष्टि से। ये सप्तमेश गुरु को एस्पेक्ट कर रहा है शनि 10वीं दृष्टि से, उसकी दशा में मैरिज हो सकती है। फिर इसको सप्तमेश को यहाँ पर वीनस और सन एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो वीनस और सन की दशा के अंदर भी मैरिज हो सकती है। वीनस की दशा में भी मैरिज हो सकती है और सन की दशा में भी मैरिज। तो इतने सारे ग्रह यहाँ पर एलिजिबल होते हैं। आपका एक नेचुरल क्वेश्चन होगा कि ये तो सभी ग्रह ऑलमोस्ट आ गए, तो किसकी दशा में मैरिज नहीं हो सकती। तो केवल हम दशाओं को ही नहीं देखेंगे, आपको ट्रांजिट और कुंडली के अंदर प्रॉमिस भी देखना पड़ेगा। हर एक कुंडली में, मैंने जो ये कुंडली ली है इसमें इतने सारे ग्रह आ गए, मगर हर एक कुंडली में इतने सारे ग्रह नहीं आएंगे। किसी में हो सकता है 2 या 3 ग्रह हों, किसी में 4 ग्रह हों, तो उनकी दशा और अंतरदशाओं में मैरिज होगी, मगर उसके साथ साथ हमें कुंडली के अंदर प्रॉमिस और ट्रांजिट की कंडीशंस भी देखनी पड़ेंगी। अब मैं यहाँ पर आपको जो वहाँ पर टर्म्स यूज हुई थी कि दारा कारक क्या होता है, दारा पद क्या होता है, वो भी मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। जैमिनी के अंदर जो चर दशाएं देखी गई थी वो रिलेटेड थी दारा कारक नवांश, उपपद और इसी तरीके से दारा पद। तो इन चारों चीजों को मैं समझाता हूँ। दारा कारक एक्चुअली आपके जो 7 ग्रह हैं, राहु और केतु को यदि हम एक्सक्लूड कर दें, हटा दें, तो बाकी 7 ग्रहों में सन से लेकर सैटर्न तक, सूर्य से लेकर शनि तक, जिसकी सबसे कम डिग्री होगी उसको हम दारा कारक बोलते हैं। यहाँ पर ये मैंने डिग्रीज नहीं लिखी हुई है, मगर इस कुंडली के अंदर जो दारा कारक था वो चंद्रमा था, उसकी डिग्री सबसे कम थी। तो चंद्रमा की डिग्री यहाँ पे सबसे कम है, इसलिए मैंने देखिए इसके साथ यहाँ पे दारा कारक लिखा हुआ है, डिग्रीज चंद्रमा के साथ यहाँ पर लगाई हुई है। तो उसकी डिग्री 2 के करीब थी, वो सबसे कम थी, तो ये दारा कारक हो गया। अब इस चंद्रमा को हम देखेंगे नवांश कुंडली के अंदर। तो नवांश कुंडली में जिस भी राशि में दारा कारक जाएगा, 10 साइन में जा रहा है, उसको हम जन्म कुंडली में लिखेंगे तो उसको हम दारा कारक नवांश बोलेंगे। 10 साइन दारा कारक नवांश हो गया है।
तो दारा कारक वो ग्रह होता है जिसकी डिग्री सबसे कम हो, राहु केतु को नहीं कंसीडर करना है। फिर दारा कारक नवांश कुंडली में जिस भी राशि में जाता है उसी को हम जन्म कुंडली में दारा कारक नवांश भी बोलते हैं। तो ये दोनों चीजें देख ली। तीसरा होता है उपपद, और एक और चीज मैंने बताई थी दारा पद। तो हर एक भाव का पद होता है जेमिनी में, और हर एक भाव का पद, जो 12वें भाव का पद होता है उसे उपपद बोलते हैं। लग्न का जो पद होता है उसे पद लग्न या आरूढ़ लग्न बोलते हैं, और जो 7वें भाव का पद होता है उसे हम दारा पद बोलते हैं। तो इन सभी को यहाँ पर निकाला जा सकता है आसानी से। तो हम सबसे पहले देखते हैं इसका उपपद निकालने की कोशिश करेंगे। तरीका क्या होता है, जो भी भाव का पद आपको निकालना है, उपपद 12वें भाव का पद होता है, उससे उस भाव के स्वामी तक हम जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 10 साइन है, ये इसके ऊपर ये थोड़ा आपको साफ नहीं नजर होगा, 9 है, तो इसके बाद इस 12वें भाव के अंदर 10 साइन है। मकर राशि है, 10 साइन है, उससे उसके स्वामी शनि तक गिनिए आप। तो यहाँ से देखिए शनि लग्न में बैठा है तो यहाँ से गिनेंगे तो 1 2 हुआ केवल। तो अब उसके स्वामी से भी आपको 2 गिनना है, तो 1 2। तो जहां पर भी पहुंचोगे वो उपपद हो गया। तो इस कुंडली के केस में उपपद ये दूसरे भाव के अंदर है, 12 साइन के अंदर उपपद हो गया। इस तरीके से हम उपपद निकाल सकते हैं। ऐसे ही मुझे दारा पद निकालना है, तो 7वें भाव के पद को दारा पद बोलते हैं। तो 7वें भाव के अंदर 5 साइन है, तो यहां से इसके लॉर्ड स्वामी तक हम काउंट करेंगे जो कि सूर्य है। तो यहां से हम सूर्य तक काउंट करेंगे, तो आपका काउंट करोगे तो ये 8वें भाव में सूर्य बैठा है यहाँ से। तो 7वें भाव से हम उसके लॉर्ड तक काउंट करेंगे तो 8 आएगा। अब वहां से फिर हम 8 काउंट करेंगे। 7वें भाव के स्वामी से अपने सूर्य तक, उसके लॉर्ड तक काउंट किया, 8 आया। अब लॉर्ड से फिर 8 काउंट करेंगे, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 9वें भाव के अंदर 7 साइन के अंदर तुला राशि के अंदर दारा पद आ गया। इस तरीके से हम दारा पद निकाल लेते हैं। इसी तरीके से यदि आपको पद लग्न या आरूढ़ लग्न निकालनी हो तो आरूढ़ लग्न एक्चुअली लग्न का पद होता है। लग्न से उसके स्वामी तक काउंट करेंगे। तो यहाँ पे लग्न का स्वामी लग्न में ही बैठा हुआ है, इसलिए 1 आएगा। फिर स्वामी से वापस से हम उतने ही भाव काउंट करते हैं। तो जैसे सपोज शनि यहाँ पे बैठा होता 4थे भाव में, समझाने के लिए ले रहा हूँ। तो लग्न से हम गिनते 4, 1 2 3 4। अब वहां से फिर हम उतना ही नंबर गिनेंगे जितनी दूर स्वामी बैठा हो। तो 1 2 3 4 गिनते, तो ये 7वें भाव के अंदर आपका पद लग्न आरूढ़ लग्न आ जाता। तो मैंने यहाँ पर ये बताने की कोशिश की है। तो आप अपकमिंग वीडियो मेरी पूरी सीरीज देखते रहेंगे तो आप इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे कि हम किस तरीके से मैरिज की टाइमिंग करें। तो अभी मैंने सुटेबल दशाएं बताई फर्स्ट स्टेप के अंदर कि कौन कौन सी दशाएं होती हैं। अब दूसरा हम कंपोनेंट लेंगे, दैट इज टाइमिंग ऑफ मैरिज के लिए ट्रेडिशनल वे में हम ट्रांजिट देखेंगे। और ट्रांजिट की मैं यहाँ पर 5 तकनीक और टेक्निक 6 बताने वाला हूँ बल्कि आपको। सबसे पहले टेक्निक है उसमें पैरामीटर नंबर 3, और ये विवाह संयम पर बेस्ड है। विवाह संयम आपने बहुत लोगों ने वर्ड सुना होगा। तो विवाह संयम पर बेस्ड भी अलग से मेरे वीडियोस अवेलेबल है और आगे भी मैं लेकर आऊंगा। यहाँ पर मैं आपको थियोरिटिकली बता रहा हूँ, तो प्रैक्टिकली मैं लेटर क्लासेस में बताऊंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे वीडियोस का इंतजार करें। विवाह संयम इज ए सेंसिटिव पॉइंट कैलकुलेटेड बाई। विवाह संयम को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ध्यान से सुनिए। आपकी कुंडली का जो लग्नेश है उसके भोगांश या लॉन्गिट्यूड को नोट कर लें। उसमें उसका साइन होगा, डिग्री होगी, मिनट होगी, सेकंड होगी, उसको हम बोलेंगे उसका भोगांश। उसके भोगांश से लॉन्गिट्यूड को ऐड कर लें। जैसे आपका कोई भी प्लेनेट यदि 11वें साइन में है तो उसका भोगांश आएगा 10 साइन, उसमें कुछ डिग्री होंगी, कुछ मिनट्स होंगी, उसे नोट कर लें। लग्न लॉर्ड का भोगांश या लॉन्गिट्यूड। अब 7th लॉर्ड का भोगांश या लॉन्गिट्यूड भी नोट कर लें, सप्तमेश का, और दोनों को ऐड करना है आपको। लग्न लॉर्ड और 7th लॉर्ड के लॉन्गिट्यूड को ऐड करना है। ऐड करने पे अक्सर ऐसा देखा गया है कि वो साइन 12 से ज़्यादा आ जाएंगी, राशि 12 से ज़्यादा आ जाएंगी, 13 14 15 ऐसे यदि साइन आपके आ रहे हैं, राशि आ रही है, तो उसमें से 12 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। 12 को सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो बचा वो राशि विवाह संयम राशि होगी। सपोज आपका आ गया 15 साइन 20 डिग्री 10 मिनट्स, तो 15 साइन तो होते नहीं है, साइन 12 तक होते हैं। तो 15 साइन आ रहा है तो उसमें से 12 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 3 साइन जो भी डिग्री और मिनट बचे वो आपका होगा। तो 3 साइन 20 डिग्री बचा, इसका मतलब आपका विवाह संयम कैंसर या कर्क राशि के अंदर लाई करेगा। फिर से रिपीट कर देता हूँ, विवाह संयम को हम कैलकुलेट करने के लिए आपके लग्नेश का भोगांश
और सप्तमेश का भोगांश को ऐड करेंगे, सम करेंगे उसका, और यदि वो 12 से ज़्यादा आ रहा है तो उसमें से 12 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, जो भी बचा वो आपका विवाह सहम बचेगा, और विवाह सहम को आप अपनी कुंडली में लगा दीजिए। अब ट्रांजिट में हमें क्या देखना है, ध्यान से समझें इसको। Whenever Jupiter aspect विवाह सहम in transit, a person find his her oblique her soulmate। जब भी गुरु विवाह सहम को एस्पेक्ट करेगा, एस्पेक्ट करने का मतलब विवाह सहम पर खुद वहां पे चला जाए, या गुरु की दृष्टि होती है 5वीं 7वीं 9वीं, तो विवाह सहम से वो 5वें 7वें और 9वें भाव में जब भी गुरु होगा उस समय पर उसको उस पर्सन का सोलमेट मिलेगा। इसे पिया मिलन बोलते हैं। फर्स्ट मुलाकात हो जाएगी उन दोनों की। हो सकता है वो बस में मिल जाए, हो सकता है वो किसी मैरिज में दोनों एक दूसरे से इंट्रोड्यूस हो जाएं, हो सकता है वो कॉलेज में मिल जाएं, हो सकता है वो ऑफिस में मिल जाएं, या अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ पर मिल जाएं, या किसी ऑनलाइन साइट पर मिल जाएं, या किसी सोशल मीडिया पर मिल जाएं। उनकी पहली मुलाकात होगी। बहुत सारे लोग इसे कहते हैं कि उस दिन मैरिज होगी, नहीं, मगर उस दिन आप ये मानकर चलें जब भी विवाह सहम को, आपकी हर एक की कुंडली में विवाह सहम होता है, उस पर जब भी गुरु दृष्टि डालेंगे या गुरु वहां पर ट्रांजिट करेंगे तो उस समय पर आपको सोलमेट, आपका जो लाइफ पार्टनर है, उससे आपकी मुलाकात होने की पूरी पॉसिबिलिटी रहेगी। इसको हमने नाम दिया है पिया मिलन। तो आपको पिया से मुलाकात होगी। अब मैरिज कब होगी, विवाह सहम के बेस पर हम मैरिज की भी डेट निकाल सकते हैं। तो मैरिज में टेक प्लेस व्हेन जुपिटर, सैटर्न एंड विवाह सहम लॉर्ड, तीनों गुरु, शनि और विवाह सहम जिस राशि में है उसका स्वामी, तीनों ही जब विवाह सहम को ट्रांजिट या गोचर में इन्फ्लुएंस करें, ऑल थ्री, उस दिन नेटिव की मैरिज होगी। इसको हम बोलते हैं, इसको हमने नाम दिया है 7 फेरे हम तेरे। एक दूसरे के हो जाएंगे दोनों। कब होंगे, जब विवाह सहम जहां आपकी कुंडली के अंदर प्रेजेंट है उस पर्टिकुलर राशि को गुरु, शनि और विवाह सहम राशि का स्वामी तीनों ही एक साथ प्रभावित करें भाई एस्पेक्ट और प्लेसमेंट गोचर में। वो या तो गोचर में तीनों उसे देखें या कोई वहां पर बैठा हो विवाह सहम राशि को, तो उस दिन उस नेटिव की मैरिज हो जाएगी। तो ये डेट ऑफ मैरिज निकालने का तरीका है और ये काफी सटीक टेक्निक है। अब पैरामीटर 4 की मैं बात करूंगा, जिसे हम ज़्यादातर लोग ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी में यूज़ करते हैं। इसके जो जन्मदाता हैं वो के.एन. राव सर हैं। इस टेक्निक को नाम डबल ट्रांजिट उन्होंने ही दिया था। तो मैं जो बता रहा हूँ वो थोड़ा जनरली लोग यूज़ करते हैं, उससे थोड़ा डिफरेंट टेक्निक है। लोग यूज़ करते हैं जब गुरु और शनि दोनों एक साथ 7वें भाव या सप्तमेश 7th हाउस और 7th लॉर्ड को प्रभावित करें गोचर में, उस दिन नेटिव की मैरिज होती है। मगर मैंने यहाँ पर और एक दो चीजों को ऐड कर दिया। ऐसा मानना है कि लाइफ, एक इंसान की जिंदगी का कोई भी इवेंट उसकी लग्न के बगैर होना संभव नहीं होता है, और लग्न उसकी लाइफ का कोई भी इवेंट करवा सकती है, क्योंकि लग्न हम हैं, हमारा शरीर है, और जो भी इवेंट होते हैं हमारे लिए ही होते हैं। तो डबल ट्रांजिट का जो मैं फॉर्मूला बता रहा हूं उसे ध्यान से समझें। यहाँ पर डबल ट्रांजिट में जो 2 प्लैनेट होंगे वो होंगे गुरु और सैटर्न। गुरु हमारी जो कालपुरुष की कुंडली का 9वें भाव का स्वामी होता है, जिसे धर्माधिपति बोलते हैं, और शनि कालपुरुष की कुंडली का 10वें भाव का स्वामी होता है, जिसे कर्माधिपति बोलते हैं। तो धर्माधिपति और कर्माधिपति दोनों, जुपिटर और गुरु, जब एक साथ 7वें भाव को प्रभावित करें या 7th लॉर्ड को करें या लग्न को करें या लग्न लॉर्ड को करें, मतलब ये 4 चीजें हैं। 7th हाउस है, एक 7th लॉर्ड है, एक लग्न है, एक लग्न लॉर्ड है। तो गुरु और जुपिटर में से कोई एक इनमें से किसी भी चारों में से एक चीज को प्रभावित कर दे, और सैटर्न भी उन चारों में से उसी को या किसी दूसरी चीज को प्रभावित कर दे, तभी भी डबल ट्रांजिट की कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। समझाने के लिए मैं बताता हूं, सपोज जुपिटर ने, गुरु ने 7th हाउस को इन्फ्लुएंस कर दिया और सैटर्न ने लग्न को कर दिया, तभी भी मैरिज हो जाएगी। गुरु ने 7th लॉर्ड को किया और सैटर्न ने लग्न को कर दिया, लग्न लॉर्ड को कर दिया, 7th हाउस को कर दिया, या 7th लॉर्ड को उसी को कर दिया, किसी को भी कर दिया। तो इन चारों में से, इसको माइंड में क्लियर कर लें, 4 चीजें हैं। एक आपका लग्न लॉर्ड, 7th हाउस, 7th लॉर्ड, जुपिटर, इन चारों में से किसी एक को प्रभावित करे, पहली कंडीशन। सैटर्न इन चारों में से किसी भी एक को प्रभावित करे, दूसरी कंडीशन। करना दोनों को है, एक ही चीज को प्रभावित नहीं करना है। यह मत मानना कि यदि गुरु ने 7th हाउस को किया है तो सैटर्न भी 7th हाउस को करेगा, नहीं। गुरु ने 7th हाउस को किया है, सैटर्न इन चारों में से किसी को कर दे, तभी भी डबल ट्रांजिट की कंडीशन फुलफिल हो जाएगी।
या फिर विवाह सैम को दोनों कर दें, जो कि मैंने पीछे डिस्कस किया है। विवाह सैम को अकेले को दोनों जुपिटर और सैटर्न एक साथ इन्फ्लुएंस कर दें, तभी भी उस नेटिव की मैरिज हो जाएगी। ये डबल ट्रांजिट कंडीशन है। यदि दशाएं सुटेबल हैं जो हमने बताई थी और डबल ट्रांजिट की कंडीशन भी लग जाती है, तो आप कह सकते हो इस नेटिव की इस समय पर मैरिज होगी। मगर कुंडली में प्रॉमिस होना चाहिए। मैं बार बार बता रहा हूँ, कितनी दशाएं आ जाए, कितना ही ट्रांजिट आ जाए, मगर जब तक प्रॉमिस नहीं होगा तब तक मैरिज नहीं होगी। पैरामीटर 5, इसको मैंने पिया मिलन का नाम दिया है। फिर से पहले एक बार मैं दे चुका हूं कि विवाह सैम को जब भी जुपिटर इन्फ्लुएंस करेगा तो आपको अपना सोलमेट मिलेगा। पहली बार मुलाकात होगी आपकी उससे, किसी भी तरीके से हो चाहे। पिया मिलन यहाँ पे जस्ट बिफोर मैरिज देयर इज ए मीटिंग बिटवीन बॉय एंड गर्ल, ये पैरामीटर 5 है। तो मैरिज से पहले जब भी लड़के और लड़की किसी भी वजह से मिले, चाहे उनकी अरेंज मैरिज है तो पेरेंट उनका जो भी मीटिंग अरेंज करेंगे, या वो आपस में जाकर पहली बार मिलते हैं, उनका किसी भी तरीके का इंटरेक्शन होता है, उसको हम पिया मिलन यहाँ पर बोलेंगे। इसमें ये ट्रांजिट में क्या होता है, लग्न लॉर्ड एंड सेवेंथ लॉर्ड दोनों के जो गोचर में, उन दोनों के बीच में कनेक्शन होना चाहिए। आप लड़के की कुंडली देख रहे हो, उसको उसका सोलमेट या पिया कब मिलेगा, जब उसकी कुंडली का लग्न लॉर्ड लग्नेश और कुंडली का सेवेंथ लॉर्ड सप्तमेश दोनों ट्रांजिट में स्काई के अंदर। ये मैं गोचर वालों की बात कर रहा हूँ कि सपोज किसी का लग्न लॉर्ड सूर्य है और सेवेंथ लॉर्ड शुक्र है, तो वो दोनों गोचर में ट्रांजिट में एक दूसरे के साथ एक ही राशि में आ जाए या एक दूसरे को एस्पेक्ट कर रहे हो, उस दिन उस पर्टिकुलर पर्सन को पहली बार अपना सोलमेट मिलेगा, जिसको हमने नाम दिया है पिया मिलन। पिया मिलन का यहाँ पर मतलब फर्स्ट मीटिंग है। पहली बार दोनों की मुलाकात कब होगी, जब उसका एक पर्टिकुलर पर्सन का लग्न लॉर्ड अपने ही सेवेंथ लॉर्ड से गोचर या ट्रांजिट में किसी भी तरीके का रिश्ता बना रहा हो। रिश्ता बनाने का मतलब वो दोनों एक ही राशि में चल रहे हों, या दोनों आपको गोचर के अंदर यदि गोचर कुंडली बनाई जाए उसमें दोनों एक दूसरे को एस्पेक्ट कर रहे हों, दोनों एक दूसरे का एक्सचेंज कर रहे हों राशियों का, तब उसको फर्स्ट टाइम अपना सोलमेट मिलेगा। पैरामीटर 6 की हम बात करेंगे। ये जुपिटर ट्रांजिट पर बेस्ड है। इसको मैंने नाम दिया है बिन फेरे हम तेरे। आज के ज़माने में मॉडर्न सोसाइटी है, तो दोनों में कंपेनियन में बिफोर मैरिज भी अपने रिश्ते बन जाते हैं किसी भी तरीके के। तो उसको क्या पॉसिबिलिटीज होती है, कब बनते हैं, किन कंडीशंस में एस्ट्रोलॉजिकली बनते हैं, जिसको हमने नाम दिया है बिन फेरे हम तेरे। मतलब आपकी मैरिज नहीं हुई मगर फिर भी दोनों एक दूसरे से कंप्लीटली एक दूसरे में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो वो जुपिटर के ट्रांजिट के बेस पर हम देखते हैं। कोई भी यदि मेल नेटिव है, उसका जो ट्रांजिटिंग जुपिटर है, गुरु जो ट्रांजिट में है, यदि उसके कुंडली के शुक्र से रिलेशन बना रहा हो, कुंडली में जो शुक्र बैठा हुआ है उसे हम नेटल शुक्र बोलेंगे या नेटल वीनस बोलेंगे। तो वीनस तो आपने लेना है कुंडली का, और गुरु जुपिटर लेना है ट्रांजिट का। तो जब भी ट्रांजिट का गुरु या जुपिटर उसके नेटल वीनस से किसी भी तरीके का लिंक बनाएगा, तो उस पर्टिकुलर पर्सन के उस पर्टिकुलर टाइम पर किसी भी दूसरे अपोजिट सेक्स के पार्टनर से किसी न किसी तरीके के रिश्ते बनेंगे, या नहीं भी बने तो उसके माइंड के अंदर विचार आएगा, बहुत तीव्र गति से स्ट्रॉन्ग फीलिंग उसके अंदर आ जाएंगी, ऐसा हम कह सकते हैं। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में कभी भी किसी भी चीज़ को आप बिल्कुल 100% जैसा लिखा है वैसा नहीं ले सकते, उसमें हमें हमारा विवेक भी लगाना पड़ता है। एस्ट्रोलॉजी में 100% कोई भी सूत्र होता नहीं है। हाँ, ये हम उससे इंडिकेशन लेते हैं केवल। अब आता है इसी तरीके से यही काम यदि फीमेल नेटिव है, तो फीमेल नेटिव के केस में यदि उसका गोचर वाला गुरु ट्रांजिट का जुपिटर फीमेल नेटिव की कुंडली के मार्स से लिंक, मंगल से किसी भी तरीके का लिंक बना रहा हो, तो यहाँ पे मंगल कुंडली में बैठा हुआ मंगल है और गुरु ट्रांजिट वाला है, गोचर वाला है, तो गोचर का गुरु कुंडली के मंगल से जब भी किसी भी तरीके का संपर्क करेगा, तब वो फीमेल नेटिव के भी किसी अपोजिट मेल नेटिव के साथ किसी तरीके के रिश्ते बन सकते हैं, बगैर विवाह के रिश्ते बन सकते हैं, ये हम कहेंगे। ये हमारा पैरामीटर नंबर 6 है। अब पैरामीटर नंबर 7 की बात करूंगा, जिसे बोलते हैं पाणी ग्रहण संस्कार, फेरे, जिसे हम बोलते हैं मैरिज हो रही है आज। तो ऐसा माना गया है कि सभी रिलीजन्स के अंदर मैरिज एक शुभ कार्य है और उसके अंदर ईश्वर की आराधना होती है। ये रिलीजियस एक्टिविटी है, चाहे आप क्रिश्चियन हैं, चाहे आप हिंदू हैं, चाहे आप सिख हैं, चाहे आप मुस्लिम हैं, चाहे आप पारसी हैं या जैन हैं, वो एक रिलीजियस वे में मैरिज होती है।
किसी रिलीजियस प्लेस पर जाकर होती है, उसके अंदर चैंटिंग ऑफ मंत्रास होती है, इन केस ऑफ मंत्र पढ़े जाते हैं इन केस ऑफ हिंदूज। तो जब मंत्र जिस दिन पढ़े जाते हैं तो ऐसा मानते हैं कि उस पर्टिकुलर डे पर उसकी लग्न या सातवें भाव के आसपास मैक्सिमम प्लैनेट्स का ट्रांजिट होगा। जिस भी दिन पाणी ग्रहण संस्कार होगा तो आप कुंडली लगाकर देखिए नेटिव की, उस कुंडली के अंदर उसकी लग्न के आसपास या सातवें भाव के आसपास जो ट्रेडिशनल मैरिज होंगी, जो शादी आपके विधि विधान से रीति रिवाज से होंगी, उनमें उस पर्टिकुलर पर्सन के पहले भाव के आसपास या सातवें भाव के आसपास ज्यादातर ग्रह इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि वो उन मंत्रों को सुनना चाहेंगे, ऐसा कहा जाता है। तो ये भी एक कॉम्बिनेशन है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है। जब भी आप टाइमिंग ऑफ मैरिज कर रहे हैं, आपको लगा रहा है कि मैरिज हो रही है इस दिन, उस दिन के आसपास आप देखिए कि आपके सातवें भाव या लग्न के आसपास अधिकतर ग्रह ट्रांजिट कर रहे हैं। जनरली सूर्य यदि उनके आसपास आ जाता है तो वो सूर्य एक्चुअली अपने साथ हमेशा शुक्र और मरकरी को तो लेकर चलता ही है। तो आप ऐसा भी कह सकते हो कि सूर्य भी ट्रांजिट कर रहा होगा या तो लग्न के आसपास या आपके सातवें भाव के आसपास, जिस दिन पाणी ग्रहण संस्कार होगा उसके आसपास ये वहां पर ट्रांजिट कर रहे होंगे। तो सूर्य के साथ बुध और शुक्र भी होगा, एक दो और प्लेनेट यदि और आ जाते हैं तो उस दिन ये आपका इवेंट होगा। पैरामीटर नंबर 8, लग्न लॉर्ड ट्रांजिटिंग इन ऑब्लिक नियर द 7th हाउस एंड 7th लॉर्ड ट्रांजिटिंग इन ऑब्लिक नियर द लग्न। मतलब जिस दिन मैरिज होगी उस दिन लग्न लॉर्ड या तो 7th हाउस या 7th लॉर्ड के आसपास ट्रांजिट कर रहा होगा। इसी तरीके से जो 7th लॉर्ड है वो आपका लग्न या लग्न लॉर्ड के आसपास ट्रांजिट कर रहा होगा। मतलब दोनों इंटरचेंज होंगे। लग्न लॉर्ड आपका 7th हाउस के आसपास ट्रांजिट कर रहा होगा, सातवें भाव के आसपास चला जाएगा लग्न लॉर्ड, आपकी लग्न आपके मैरिज वाले भाव के आसपास होगी उस दिन ट्रांजिट में। ऐसे ही 7th लॉर्ड आपकी लग्न के आसपास ट्रांजिट कर रहा होगा, वैसे लग्न लॉर्ड के आसपास भी कर रहा है तो आप मान सकते हो। तो ये हमने टोटल 8 पैरामीटर्स आज डिस्कस किए। उसमें पहले 3 पैरामीटर्स के बारे, 2 पैरामीटर दशाओं पर बेस्ड थे, लास्ट 6 पैरामीटर्स आपकी ट्रांजिट पर बेस्ड थे। और ये पैरामीटर आप कुंडलियों पर लगाएंगे तो आपको इनमें अधिकतर पैरामीटर बहुत ही सटीक बैठेंगे। आप अभी तक जिस तरीके की भी जो एस्ट्रोलॉजी कर रहे थे उनमें यदि इन पॉइंट्स को ऐड करेंगे तो आपकी टाइमिंग ऑफ मैरिज में एक्यूरेसी का परसेंटेज बहुत हायर चला जाएगा। मगर इन सभी चीज़ों को आप एक साथ देखें। आपको वीडियो कैसा लगा? यदि आपको पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम।